क्या भविष्य के युद्ध स्पेस में लड़े जाएंगे? और आप सोच सकते हैं कि अगर सैटेलाइट जिस देश का अगर आसमान में है और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो उस देश की जिंदगी उस तरह की बिल्कुल नहीं रह पाएगी जैसी कि वो जिंदगी जी रहे हैं। पड़ोसी देश चीन की तैयारी भारत के लिए खतरे से कम नहीं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी.आर. चौधरी ने इसी जरूरत को देखते हुए कहा कि भारत को भविष्य में अंतरिक्ष आधारित आक्रामक हथियारों की जरूरत है। दुनिया के कुछ विकसित देशों का पूरे अंतरिक्ष डोमेन का प्रभावी ढंग से दोहन करने पर जोर है। चीन जैसे देश इसे बड़े पैमाने पर खुफिया निगरानी, टोही और संचार उद्देश्यों तक सीमित करने के बजाय घातक अंतरिक्ष और जवाबी हमले के विकास की दिशा में बढ़ रहे हैं। चीन ने अंतरिक्ष की ऐसी क्षमताएं विकसित की हैं, जिससे अमेरिका भी डर गया है। एयरफोर्स चीफ के साथ ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी हाल ही के दिनों में भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में रक्षात्मक और आक्रामक दोनों क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता पर बल दे रहे हैं। भारत हर उस चुनौती की तैयारी कर रहा है जिसकी आहट सुनाई देने लगी है। भारतीय वायुसेना हवा के साथ साथ स्पेस में भी अपनी ताकत में इजाफा करने में जुटी है। भारतीय वायुसेना की कोशिश ये है कि सिविल और साथ ही साथ मिलिट्री बेस को वहां पर तैयार किया जाए, जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पर भारतीय वायुसेना काम कर रही है, जिसके लिए उसने इसे खास नाम दिया है और नाम है इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स। एयरफोर्स ने नए नाम का प्रस्ताव डिफेंस मिनिस्ट्री में भेजा है। मिनिस्ट्री की ओर से मंजूरी मिलते ही एयरफोर्स का नया नाम और काम पब्लिक किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एजेंसी की मदद से वायुसेना अपना स्पेस डॉक्ट्रिन पहले ही तैयार कर चुकी है। इस डॉक्ट्रिन में स्पेस मिलिट्री पावर से जुड़े नियमों और गाइडलाइंस को शामिल किया गया है। स्पेस की जरूरत के हिसाब से एयरफोर्स ने अपने जवानों की ट्रेनिंग का खाका भी खींच लिया है। इसके लिए हैदराबाद में स्पेस वॉर ट्रेनिंग कमांड सेंटर बन रहा है। मौजूदा इंटरनेशनल नियमों के तहत स्पेस के मिलिट्री उपयोग की मनाही है। स्पेस लॉ कॉलेज में एयरफोर्स जवानों को सिखाया जाएगा कि किस तरह नियमों का पालन करते हुए स्पेस का बेहतर इस्तेमाल करना है। स्पेस फोर्स बनने के लिए वायुसेना ने स्पेस सैटेलाइट की एक बड़ी फ्लीट तैयार करने का फैसला किया। इस प्रोजेक्ट के तहत 31 सैटेलाइट्स IAF के लिए स्पेस में छोड़े जाएंगे। इनका इस्तेमाल कम्युनिकेशन, वेदर प्रेडिक्शन, नेविगेशन, रियल टाइम सर्विलांस जैसे ऑपरेशन के लिए किया जाएगा। स्पेस के हथियारबंदी की शुरुआत हो चुकी है। भविष्य की लड़ाइयां जमीन, समंदर, आसमान के साथ ही साइबर और स्पेस में भी लड़ी जाएंगी। रक्षा जानकारों का मानना है कि भारत को अपने अहम ठिकानों की सुरक्षा के लिए स्पेस में अपनी डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों ताकतों को बढ़ाना होगा। आज दुनिया के कई देशों में हाइपरसोनिक हथियारों को बनाने की होड़ है, जिसका सीधा मकसद है कि स्पेस तक पर वो हमला कर पाए। इसी के साथ साथ लेजर बीम को लेकर भी कई देश अपनी अपनी तरफ से दावे कर रहे हैं, लेकिन इजराइल ने यहाँ पर दावा ये किया है कि लेजर तकनीक के जरिए उसने एक सफल परीक्षण किया है, जिसके बाद उसके और हमास के बीच में जारी जंग का जो असंतुलन है वो ठीक होगा। आयरन बीम को कम दूरी के खतरों के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी खास बात यह है कि आयरन डोम के मुकाबले ये कम खर्च में एक्टिव हो जाएगा। दरअसल आयरन डोम की एक मिसाइल की कीमत $60,000 अमेरिकी है। वहीं हमास का एक रॉकेट चंद $100 का होता है। ऐसे में आयरन बीम युद्ध में कम खर्च और अचूक प्रहार की वजह से बेहद कारगर साबित होगा, जो आने वाले भविष्य में लड़े जाने वाले हर युद्ध की तस्वीर को बदल कर रख सकता है। इजराइल का लेजर बीम एयर डिफेंस सिस्टम बिजली से काम
काम करता है। एक बीम के लिए $3 के बराबर बिजली खर्च होती है। इजराइल ने दावा ये तक किया है कि उसने बीम डिफेंस सिस्टम के लिए सफल परीक्षण किया, यानी गाजा से दागे गए तमाम रॉकेट्स को उसने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। आयरन बीम को राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम ने विकसित किया है। इसे पहली बार 2014 में लॉन्च किया गया था। आयरन बीम को बनाने वाली कंपनी राफेल का दावा है कि आयरन बीम 1000 किलोवाट की लेजर बीम को 7 किलोमीटर की रेंज के साथ पिन पॉइंट सटीकता से दागने में सक्षम है। आयरन बीम से किसी भी मोर्टार या मिसाइल हमले को नाकाम किया जा सकता है। इजराइल का जो राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम है उसने कई तरह के ऐसे सिस्टम डेवलप किए गए हैं और ऑब्वियसली इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जब से 2007 से इजराइल ने गाज़ा स्ट्रिप को कंट्रोल किया हुआ है, तो गाज़ा की तरफ से या पैलेस्टीन की तरफ से कई तरह के अटैक होते थे। तो इन्होंने एक 6 लेयर का सिस्टम तैयार किया इजराइल ने। वो एरो 2 है, एरो 3 है, फिर डेविड स्लिंग है और उसके बाद एक आयरन डोम आया, अभी आयरन बीम आया। अभी फ़र्क ये है कि आयरन डोम जो है वो एक कन्वेंशनल सिस्टम है जिससे कि आप मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट करके और आप दुश्मन के अटैक चाहे हेलीकॉप्टर हो या उसके जेट फाइटर्स हो उनको डिस्ट्रॉय करते हो। आयरन बीम का उपयोग जमीन और समुद्र दोनों जगहों पर किया जा सकता है। आयरन बीम आयरन डोम की तुलना में छोटा और हल्का भी है। इसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना और छिपाना काफी आसान है। इजराइल ने आयरन बीम को आयरन डोम के साथ काम करने के सस्ते विकल्प के रूप में डिजाइन किया है। आयरन बीम है एक ऐसा नया सिस्टम है जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन है। डायरेक्ट एनर्जी वेपन का मतलब ये है कि ऐसी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस से या लेज़र से किसी तरीके से इतनी एनर्जी क्रिएट की जाए और उसको इतनी स्पीड से भेजा जाए कि दुश्मन को पास टाइम ही ना मिले उसको अपने आप को संभालने का या देखने का। ये लेज़र सिस्टम का जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है वो तकरीबन 300,000 किलोमीटर्स की स्पीड ऑफ लाइट से जाके अटैक करता है और दुश्मन को तबाह करता है। दुश्मन की तैयारियों को देखते हुए भारत भी ऐसे सीक्रेट वेपन पर काम कर रहा है जो अपने प्रहार से दुश्मन को पंगु बना देगा। भारत के सीक्रेट वेपन को दुर्गा 2 का नाम दिया गया है। दुर्गा यानी डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे, जिसे रक्षा जानकार दुश्मनों की तबाही का दूसरा नाम भी कह रहे हैं। DRDO डेवलप कर रहा है 100 किलोवाट का ये सिस्टम है जिसको अभी कॉन्सेप्ट स्टेज में है और आपको पता है कि किसी भी ऐसे वेपन सिस्टम को डेवलप करने के लिए 2 या 3 डिकेड यानी 20-30 साल मिनिमम लगते हैं और हम इसको अभी भी डेवलप कर रहे हैं। दुर्गा का मतलब है कि डायरेक्टली अनलिमिटेड रे गन एरे दुर्गा। तो दुर्गा उससे बना और इसका मतलब ये है कि इसके अंदर फ्यूचर में क्या होगा कि कन्वेंशनल जो वारहेड या वेपन सिस्टम में यूज़ करते हैं हम कोई एक्सप्लोसिव या कुछ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। ये इतनी हाई स्पीड के ऊपर काइनेटिक एनर्जी जाएगी जाके दुश्मन को तबाह कर देगी। कैटेगरी का क्या है ईरान की रणनीति? ईरान के वॉर गेम का पूरा प्लान सामने आ गया है। युद्ध के 70 दिन बाद पता चल गया है कि खुद ईरान ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ अपनी रणनीति से पर्दा उठाया है।
ईरान ने बता दिया है कि उसका अगला वार क्या होगा, कहां होगा और कब होगा। ईरान ये तो पहले ही कह चुका है कि पश्चिम एशिया में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। ऐसा धमाका जो कयामत ला देगा, जो सब कुछ मिट्टी में मिला देगा, जिसे ना इजराइल रोक पाएगा ना अमेरिका। पर अब ईरान ने जो कहा है उसने अमेरिका और इजराइल की सांस हलक मिला दी है। ईरान की सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के प्रमुख ने पूरी दुनिया के सामने सीना ठोक कर साफ साफ कहा है कि गाजा की लड़ाई तो बहुत छोटी है। ईरान का मकसद इजराइल को बहुत बड़ी जंग में घसीटने का है, इतनी बड़ी और पेचीदा जंग जिससे इजराइल और उसका दोस्त अमेरिका जितना बाहर निकलने की कोशिश करे उतना ही दलदल की तरफ फंसते चले जाएं। ईरान के इस वॉर गेम में तो गाजा बस एक शुरुआती पॉइंट है। ईरान की साजिशों का जाल गाजा से शुरू होकर इजराइल के पड़ोसी देशों लेबनान, सीरिया, इराक और इजराइल के दक्षिण में मीलों दूर बसे यमन तक फैला हुआ है। ईरान गाजा में तो हमास के पीछे खड़ा ही है, वो लेबनान में चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह से भी इजराइल पर हमला करवा रहा है और इजराइल के दूसरे पड़ोसी देश सीरिया में तो खुद ईरान मौजूद है, उसने वहां से इजराइल को घेर रखा है। सीरिया और इजराइल के बीच भी आए दिन हवाई हमलों की खबरें आ रही हैं और कुछ वक्त पहले इस लड़ाई में ताजा एंट्री हुई है यमन के हूथी विद्रोहियों की। अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, लड़ाकू विमान और मिसाइल डिफेंस सिस्टम पश्चिम एशिया में तैनात किए, तो ईरान ने यमन में अपने समर्थन वाले हूथी विद्रोहियों को इजराइल के पीछे छोड़ दिया। हूथी विद्रोही फिलिस्तीनियों का साथ देने के नाम पर इजराइल पर मिसाइल छोड़े जा रहे हैं। हूथी विद्रोहियों ने तो यमन के बगल में मौजूद लाल सागर को भी जंग का अखाड़ा बनाया है। वो वहां से गुजरने वाले हर जहाज पर हमले कर रहे हैं।